नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। दिल्ली में सर्दियाँ आते ही प्रदूषण डराने लगता है और वैसे ही हो रहा है। और दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जो हवाएं हैं जहरीली होती जा रही हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है और इससे बचाव क्या है, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सो बेसिकली जो ये पोल्यूशन हर साल हम देखते हैं कि हर साल जब भी सीज़न चेंज होने लगता है, सर्दियाँ आने लगती हैं तो पोल्यूशन होने लगता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जो जोग्राफिकल पोजीशन है हमारी, जिसमें अरावलीज आती हैं और जैसे ही ठंड होती है तो हवा का बहाव रुक जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन सेट इन कर जाता है। दूसरे सारे कारण मैन मेड हैं, जिसमें व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट है, स्मॉग आ जाता है। इन सब की वजह से कभी कभी पराली जलने से हो जाता है, पोस्ट फेस्टिव सीजन है, इन सब रीज़न से पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लोगों में प्रॉब्लम आने लगते हैं। सर, खासकर दिल्ली एनसीआर में ही इतना प्रदूषण क्यों बढ़ता जाता है और खासकर मतलब सर्दियों में ही? सर्दियों में क्योंकि जो हवा है उसमें नमी आ जाती है और जितने भी पोल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम PM 2.5 या PM 10 कहते हैं वो स्टैग्नेंट होने लगते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि दिल्ली और NCR में ही पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप भारत के किसी भी देश में देखिए, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें क्योंकि कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, वेजिटेशन कम होते जा रहे हैं, जितने भी ग्रीनरी है वो कम होती जा रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन मेड चीज़ों पे निर्भर होते जा रहे हैं, उस वजह से पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जितने भी नॉर्म्स गवर्नमेंट ने पोल्यूशन के दिए, कहीं ना कहीं हम लोग उनमें से कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, उसका भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल सर। सर, आपको क्या लगता है कि वो फैक्ट्रियां जिनसे खतरनाक गैस के रूप में धुएं निकलते हैं वो भी तो एक बड़ा वजह हो सकती है? एब्सोल्युटली, आई थिंक नॉट ओनली फैक्ट्रीज, जितने भी व्हीकल्स हैं हमारे, जो कि हम देखते हैं कि डेली घंटों घंटों का जाम लगा रहता है और उसमें से जो पोल्यूशन और डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस निकलती हैं वो ऑल्सो ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं पोल्यूशन में। इसके अलावा जितने भी फैक्ट्री नॉर्म्स हैं वो हम सब लोगों को फॉलो करने चाहिए, ना कि वो सिर्फ वायु प्रदूषण कर रही हैं बल्कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण भी कर रही हैं। सर, गैस चैम्बर बन रहे हैं दिल्ली में, अपने सेहत का ख्याल कैसे रखें? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसे ही ये पोल्यूशन का लेवल बढ़ने लगता है, लोगों में एलर्जीज की प्रॉब्लम, एस्थमा अटैक, COPD अटैक्स, स्किन डिसीजेज, आई प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं और इसके लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिसमें क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि इन सब में हमें कुछ दूरगामी आंसर चाहिए इसके, जिससे कि पोल्यूशन हो ही ना। लेकिन अगर पोल्यूशन आ जा रहा है तो आपको एक मास्क लगा के रखना है, जिसको एंटी पोल्यूशन या सिंगल वॉल मास्क बोलते हैं। खान पान का ध्यान रखना है। जब स्मॉग बहुत ज़्यादा है या हर किसी के पास आजकल फ़ोन है जिसमें आप AQI देख सकते हैं, अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस है तो कोशिश करें कि सिर्फ एसेंशियल चीज़ों के लिए बाहर निकलें। अननेसेसरी बाहर जाकर स्मॉग में एक्सरसाइज करना इवन विद मास्क बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जिन लोगों को लंग, हार्ट की और कोई भी बीमारी है वो अपनी दवाइयों का रेगुलर सेवन करते रहें, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है या प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिसमें खांसी आना, सांस फूलना, इरिटेशन होना, जलन होना आँखों में, स्किन एलर्जीज होना, अगर ये सब आ रहा है तो अपने नियर बाय डॉक्टर पे जाना है या अपने चेस्ट फिजिशियन पे जाना है और इसका इलाज लेना है। बिल्कुल सर। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि बढ़ता पोल्यूशन उनके सेहत के लिए कितना खतरनाक है? बढ़ता पोल्यूशन ऐसा है कि जो एक रिपोर्ट आई थी न्यूज़ में, उसमें ये बताया गया था करीब जिस हिसाब से हैज़ार्डस लेवल में हम हैं, तो हर आदमी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप स्मोक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रोज़ 10 से 12 सिगरेट के सेवन के बराबर आप पोल्यूशन की एयर ले रहे हैं। पोल्यूशन सिर्फ लंग को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लंग क्योंकि वो डायरेक्टली लंग में जा रहा है तो सबसे पहले वो लंग को अफेक्ट करता है। इसके अलावा ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपकी स्किन को और बाकी ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। इसका अफेक्ट शॉर्ट टर्म में हम जो देखते हैं कि खांसी, सांस फूलना, एलर्जीज हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रभाव के बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं, जिसमें लोगों को COPD जो लंग की डिसीज़ हो सकती हैं, ILDs हो सकती हैं, कार्डिक डिसीजेज आ सकती हैं, ब्रेन हेमरेजेस हो सकते हैं, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं और इवन लंग कैंसर भी हो सकता है। दूरगामी प्रभाव के बारे में हम कभी बात ही नहीं करते हैं। जब पोल्यूशन आता है तो हम ये कहते हैं कि अभी इससे कैसे बचा जाए, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में इवन छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन पर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल सर। सर, ज़्यादा असर किस स्टेज के लोगों पे पड़ता है, बच्चों पे, बुजुर्ग पे या किस पे? आई थिंक पोल्यूशन तो अपना इफेक्ट सब पे बराबर डाल रहा है, लेकिन जिन लोगों में भी हमें लगता है कि वीकनेस है इन टर्म्स ऑफ कि उनके लंग ऑलरेडी वीक हैं या किसी प्रकार की बीमारी उनको ऑलरेडी है या उनकी इम्यूनिटी कम है या ग्रोइंग लंग है, जैसे कि हम बच्चों में देखते हैं, या प्रेगनेंसी है जिसमें बच्चा अभी भूण में है और वो डेवलप कर रहा है। डेवलपिंग स्टेज, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे प्रेगनेंसी में हो, या फिर ओल्ड एज जहाँ हमारी इम्यूनिटी कम है, हमारे ऑर्गन फंक्शन वीक होने लगे हैं, वहाँ प्रोबेबली ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। लेकिन ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है जिसमें मैं बोलूँ कि पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं आ रहा है। सर, खान पान का क्या रोल है इसमें?
सो खान पान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पोल्यूशन हम बेसिकली इनहेल रूप में ले रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो अपना पोल्यूशन कम करने के लिए मास्क, एयर प्योरीफायर, ग्रीनरी बढ़ानी है। लेकिन खान पान से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं ताकि इसके इफेक्ट कम हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लें, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखें, बैलेंस डाइट लें, इवन ड्राई फ्रूट्स विल हेल्प। बट ऐसा नहीं कि हम बोलें कि ये सब लेंगे और हमारा पोल्यूशन से इफेक्ट हट जाएगा। कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि हम दूरगामी प्रभाव के साथ पोल्यूशन बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, जिसमें सरकार और पब्लिक आई थिंक दोनों को ही अपना रोल निभाना पड़ेगा। लेकिन सर पब्लिक तो नहीं निभा रही ना अपना रोल। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट हर बार जब हम लोग देखते हैं कि पोल्यूशन आता है और हम लोग प्रोटेक्शन लेते हैं, लेकिन हम सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ना सिर्फ आज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनना पड़ेगा और ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि कम से कम वातावरण में पोल्यूशन हो। एक अच्छा टाइम टेबल क्या हो सकता है इसके लिए? आखिरी क्वेश्चन है आपसे ये। टाइम टेबल एज सर सुबह उठ के क्या से क्या करें? सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी रखनी है, अपने व्हीकल्स क्लीन रखने हैं ताकि पोल्यूशन में वो कम से कम कंट्रीब्यूट करें, शेयर करें अगर पॉसिबल है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयरिंग मोड पे जाएं, जिससे ध्वनि प्रदूषण, जाम की समस्या, ये सब कम हो सकती है। अगर आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं तो नॉर्म्स का पालन करें ताकि हवा में वो पोल्यूशन PM 2.5 और PM 10 ना बढ़ें। आसपास अगर धूल है तो उस पर पहले पानी डालें, फिर सफाई करें। घर में डस्ट कम से कम रखें, एयर प्योरीफायर लें। मॉर्निंग में अगर आपको लगता है कि पोल्यूशन लेवल कंड्यूसिव नहीं है तो आप बाहर जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज़ घर के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, और ये सारी चीज़ों के साथ हम बहुत हद तक अपने आप को और अपने प्रियजनों को स्वच्छ रख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारा मतलब एक अच्छा दिनचर्या बताया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और ग्रीनरी बनाए रखें, और बहुत सारी चीज़ें सर ने बताई, उसको आप ज़रूर फॉलो करिए। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।